डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनआईसी 2026 का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज से बनेगा विकसित भारत। फतेहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी अस्पताल में रेड क्रॉस भवन का किया लोकार्पण। ब्रजेश पाठक का ऐलान, पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने सपा सहित कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, सपा कांग्रेस महिलाओं की प्रगति में बाधा बनते रही है। कुशीनगर में मां बेटी पर एसिड अटैक, छत पर सोते वक्त अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। इलाज के दौरान बेटी की मौत, मां की हालत गंभीर। शक के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ समाज बनकर ही हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। बीमारू नागरिक समाज और देश सशक्त नहीं हो सकता। इसमें चिकित्सकों की भूमिका काफी अहम है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजधानी लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनआईसी को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का काम तेजी के साथ चल रहा है। हमारी कोशिश यह है कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती दवाएं मिले, इलाज सस्ता और आसान बने। इसी के साथ सीएम योगी ने आम नागरिकों से अपने जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिनचर्या के लिए बड़े जागरूकता अभियान चलाए बिना हृदय संबंधित बीमारियों को महामारी में बदलने में से नहीं रोका जा सकता। केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना 12 से 14,000 मरीज आते हैं, जबकि एम्स दिल्ली में लगभग 16,000। इसलिए जरूरी है कि हम स्वस्थ दिनचर्या की तरफ बढ़ें। आज लोग औसतन 4 से 6 घंटा मोबाइल को देते हैं, देर रात तक जागना और फिर सुबह में देर से उठना, ये सब शरीर को बीमारी की तरफ ले जाता है। सीएम योगी ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की भी चिंता जताते के साथ सख्ती का संदेश दिया। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि हम सबका सामूहिक प्रयास ये होना चाहिए कि हर समाज के बारे में सोचे, अच्छा और स्वस्थ समाज बनाए, बीमारियों से बचे। डॉक्टर इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, अपने स्तर पर लोगों को दिनचर्या बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चैलेंजेज है हम सबके सामने, उसके बारे में जिस तेजी के साथ इस प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ है और एक बड़ा तबका उसकी चपेट में आ रहा है, वह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर कदम न उठाए गए हों। मैं इस बारे में देखता हूं कि आज से 8 वर्ष 10 वर्ष पहले तक अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट पे आता था तो पूरा परिवार चिंतित होता था। चिंता इस बात की होती थी कि उपचार में पता नहीं कितना खर्चा होगा। पैसे की चिंता पहले, उतने संस्थान नहीं थे। यूपी के फतेहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी अस्पताल परिषद स्थित रेड क्रॉस भवन का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष जीतता है तो उन्हें ईवीएम सही लगती है, लेकिन हारने पर वे ईवीएम का दोष रोज देने लगते हैं। उन्होंने इन आरोपों को केवल अपनी हार छिपाने का एक बहाना करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही कोर्ट में लंबित मामलों का भी जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर पूछे गए सवाल पर कहा, महिला आरक्षण बिल 16, 17, 18 को आएगा और पूरा फतेहपुर जनपद की बहनें निकल पड़ी हैं सड़क पर और मोदी जी का आशीर्वाद है।
और मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो हमारी बहनें बेटियां पार्लियामेंट में बैठेंगी और विधानसभा में बैठेंगी। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करने की व्यवस्था की गई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये दल हमेशा से महिलाओं की प्रगति में बाधा बनते हैं, जबकि भाजपा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों में गुंडे और माफिया सत्ता पर हावी थे, लेकिन वर्तमान सरकार में अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने विपक्ष को विकास के मुद्दे पर बहस करने की चेतावनी दी और आगामी चुनाव में भाजपा की भारी जीत का विश्वास जताया। बराबरी का हक हम कैसे दे पाएंगे? आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी बेटी रात को 12 बजे भी अपने घर से गंतव्य पे जाएगी। कोई गुंडा बदमाश माफिया नहीं जो पूरी जगह से। कहां गए ऐसे गुंडे माफिया? कहां गए बताओ तो नहीं करता। लुक ले रही है। पे रहा भैया शांति से यही कहा कि नहीं कहा बताओ। और फतेहपुर का हम बता देंगे। फतेहपुर में क्या होए? समाजवादी पार्टी कोई 84 लाख मकान दुकान तो पर आए तो रहेगा। कोई खेत बढ़िया 84 है सजा हुआ तो समाजवादी पार्टी वाले झंडा लगा के आ गए, नारा लगा देते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आपदा से सर्वाधिक प्रभावित बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, उन्नाव तथा लखनऊ जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया। योगी सरकार ने प्रदेश में इस सप्ताह हुई असामयिक वर्षा, तेज हवाओं और चक्रवात के कारण किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सरकार साथ खड़ी है। योगी सरकार पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता समेत हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर फसल नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इन सभी जनपदों के प्रशासन को विस्तृत सर्वेक्षण करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हवाई सर्वेक्षण के उपरांत आजमगढ़ तथा फतेहपुर जनपदों में स्थिति की जमीनी हकीकत परखने के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की आयोजित की गई। इन बैठकों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान फसल सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। यूपी के कौशाम्बी जिले में बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ स्वागत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। स्मार्ट मीटर और बिजली के मुद्दे पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा कि सिगरेवरपुर जाते समय बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत में साध्वी ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची है, जबकि उससे पहले कई गांव अंधेरे में थे। अखिलेश यादव के सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। वहीं पीटीए के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाज को बांटकर राजनीति करना ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ कौशाम्बी, कल एक कार्यक्रम है संगमेरपुर में और प्रयागराज में एक आध कार्यक्रम है। आज फतेहपुर में हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे, उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए हैं। और कौशाम्बी के हमारे बहुत उत्साही कार्यकर्ता हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि जब हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो मुझे खुशी होती है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में किशोरी ने इलाके के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक
आरोपी ने बहला फुसलाकर उसे अपने जाल में फंसाया और कथित रूप से उसके दस्तावेजों में जन्मतिथि में हेरफेर कर होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि वह आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और शोषण जारी रखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और पॉस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। थाना नज़ीराबाद पर एक महिला ने सूचना दी थी कि उसकी बेटी के साथ शादी का झांसा देकर के एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना नज़ीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पीड़िता से पूछताछ की गई है, उसका मेडिकल कराया गया है, उसके विस्तृत बयान अंकित कराए जा रहे हैं और 180 183 BNSS के बयान अंकित कराए जा रहे हैं। जो दोषी व्यक्ति है उसको तत्काल नज़ीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कि एक लड़का है कृष्णा पांडे, वो हमसे सोशल मीडिया के थ्रू मिला था और मेरे घर के आसपास ही रहता है। उसने हमसे पहले तो हम लोगों की बातचीत वगैरह हुई, उसने हमसे कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो हमें होटल वगैरह ले गया, एक बार ले गया था, उसके बाद उसने मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह क्लिप बना ली। अब खबर देवरिया से है, जहां एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामला देवरिया के एसपी कार्यालय का है, जहां 19 वर्षीय युवती ने परिसर में ही जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि युवती रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पिछले 4 साल से एक युवक के साथ उसके प्रेम संबंध थे। आरोप है कि युवक ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह मुकर गया। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसने कई बार स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उस पर समझौते का दबाव बनाया, जिसके बाद वे अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची थी, जहां काफी देर तक सुनवाई न होने से निराश होकर उसने यह कदम उठा लिया। जहर खाने के बाद युवती अचानक परिसर में गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती द्वारा आज पुलिस कार्यालय परिसर के बाहर कीटनाशक पदार्थ खा लिया गया था। कार्यालय पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल युवती को जिला चिकित्सालय ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत है। जांच में पता चला है कि मामला प्रेम संबंध का है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर थाना रामपुर कारखाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाली सनसनी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने मां बेटी पर देर रात ज्वलनशील पदार्थ से हमला कर दिया। यह घटना रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन इमलिया टोला गांव की है। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय लीलावती और उनकी 25 वर्षीय बेटी काजल यादव गर्मी के कारण रात में घर की छत पर सो रही थी, जबकि पिता प्रभुनाथ बाहर बरामदे में सोए हुए थे। देर रात अचानक चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। हमले में दोनों मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल रामकोला CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस बीच दुखद खबर सामने आई है कि गंभीर रूप से झुलसी काजल यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मां लीलावती का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही गोरखपुर के DIG और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। परिजनों ने शक के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि जिस पदार्थ से हमला किया गया वह तेजाब था या कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ था, इसकी पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस घटना के हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र रामकोला के मुरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है।
पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीतापुर जनपद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से लैस ट्रैक्रेशियन की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालापुर इलाके की है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड हेड कांस्टेबल का सरोज चैरिटेबल ब्लड बैंक है। इसी ब्लड बैंक की देखरेख का उनका बेटा करता था। ब्लड बैंक की ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता है, जबकि नीचे ब्लड बैंक संचालित होता था। मृतक सतीश यादव, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले थे, करीब 2 महीने पहले ही लखनऊ से सीतापुर आए थे। वह पहले लखनऊ के एक अस्पताल में कार्यरत थे, जहां वे लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सतीश और सिवेश के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। घटना गुरुवार रात करीब 2 बजे की है, जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सिवेश ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली। इसके बाद उसने सतीश के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद लोग जाग गए और तुरंत घायल सतीश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिवेश सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है और लोग दहशत में हैं। थाना कोतवाली देहात को देर रात जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि नेपालापुर स्थित एक ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात की टीम और फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य संकलन में ये फैक्ट प्रकाश में आया कि ब्लड बैंक के संचालक के पुत्र शिवेश सिंह के द्वारा लैब टेक्नीशियन सतीश यादव को गोली मारी गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर से ग्रसित है और इनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या नहीं है। कानपुर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ड्रोन से प्लानिंग कर गांव की घेराबंदी की गई। 20 आरोपी गिरफ्तार हुए। म्यूल अकाउंट्स और मोबाइल बरामद हुए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आईपीएस सुमित रामटेके से खास बातचीत की। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर के जनता में काफी खौफ था। लोग किसी भी लिंक पर क्लिक करने से घबराते थे। इस फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है लगभग 20 लोगों की, उसमें कितने लोग अभी बाकी हैं और किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला? सर, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग अभी वांछित हैं? ऑपरेशन के लिए हमने प्रतिबिंब पोर्टल और एनसीआरपी से जितने भी सस्पेक्टेड नंबर मिले थे वो नंबर से हॉटस्पॉट क्रिएट किया और वो हॉटस्पॉट को रेड करने के लिए उस एरिया के मॉनिटरिंग के लिए हमने ड्रोन का यूज किया। अब जितना हमको संख्या पता चल गई थी, टोपोग्राफी पता चल गई थी, उसके हिसाब से हमने 70 से 80 लोगों का, पुलिस कर्मियों का एक रेड प्लान की, उनके साथ लेके रेड प्लान की और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से हमने एग्जीक्यूट किया। 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 17 लोग और वांछित है, उनकी तलाश की जा रही है। ये होती थी कि 30-40 कॉल के बाद 5-6 लोग फंस जाते थे इसमें। अब 5-6 लोग जब इसमें फंस जाएंगे तो ये पैसे ट्रांसफर कर देंगे अपने अकाउंटों में और यही दिन के मतलब ये होते थे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख ऐसे बन जाते। जैसा कि आपने देखा कि ये जो पूरा गिरोह था, ये लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए दिन में 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे और उनमें से कुछ लोग इनके जाल में फंस जाते थे और जो लोग जाल में फंसते थे उनके अकाउंट से ये लोग मोटी रकम हड़प लेते थे। अब फिलहाल कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस है उसने इन लोगों पर शिकंजा कस चुका है और जो 17 लोग वांछित है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। एपीएन न्यूज़ के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। झांसी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी में टैक्स लाभ देने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गैंग द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राजकीय क्षति पहुंचाई गई। मामले में थाना नवाबाद पुलिस ने वीरेंद्र कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली का रहने वाला है। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी फार्मों के जरिए बिना वास्तविक इनवर्ड सप्लाई के अकाउंट
आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर करोड़ों का लेन देन कर रहा था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया। आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अवगत कराना है कि दिनांक 10/8/2025 थाना नवाबाद में एक मुकदमा 303/25 राज्यकर अधिकारी झांसी की जांच आख्या के आधार पर लिखा गया था। इसमें ये तथ्य सामने आए थे कि कुछ अपराधियों द्वारा फेक फर्म बनाकर और बोगस व्यापार दिखाकर जो आईटीसी है उसको गलत तरीके से प्राप्त किया जा रहा था। आज 9/4/2026 को हमने इसके मुख्य अपराधी वीरेंद्र कुमार निवासी रोहिणी दिल्ली को हमने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। इसका मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार है कि ये जो लोग नशा करते हैं उनसे ये बहला फुसलाकर उनको 300 रुपए 400 रुपए देकर उनसे सिम कार्ड ले लिया करता था और इस सिम कार्ड को ये करीब ऐसे 300 व्यक्तियों से इसने सिम कार्ड लिए थे और करीब 70 से 80 फेक फॉर्म्स बनाए थे, जिसमें इसने 70-80 करोड़ का व्यापार किया है। और जो मुकदमा जो हमसे रिलेटेड है उसमें करीब 5 करोड़ का गलत व्यापार दिखाकर 1 करोड़ की आईटीसी का लाभ प्राप्त किया गया है। गाजियाबाद लोनी थाना कोतवाली क्षेत्र की टोली मोहल्ले में रहने वाले 65 वर्षीय हाजी नन्हे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कई दिन पहले लोनी थाना कोतवाली में मृतक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बंद मकान में पड़े शव से बदबू फैलने पर आसपास के स्थानीय निवासियों ने ताला तोड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच में जुटी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस खुलासा करेगी। हमारे भाई का मर्डर हुआ है नन्ना हाजी, आज 6ठा दिन हो गया। 6ठा कल पता लगी कुल मिलाकर उनके बारे में डेड बॉडी जो मिली है, डेड बॉडी को मस्जिद की बाहर मिली है वहाँ। उसमें जो खजूर वाला है कुल मिलाकर जो उसके साथ में उन पे है कुल मिलाकर जो ये हमारे कॉलोनी के हमारे ही पड़ोसी हैं, बल्कि हमारे सामने ही रहते हैं, मकान के सामने ही, ऑफिस के सामने। अच्छा परिवार था। इनके घर में 4 तारीख से इनके नन्हे नाम है हाजी नन्हे, ये गायब हुए। 4 तारीख से पता लगा कि कल एक बॉडी मिली है। बच्चे शाम को यहाँ से गए हैं और उसके बाद में वापस नहीं आए। हाँ, गुम नाम के पटकर रखे हमने। कानपुर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने 60 प्रशिक्षित कमांडो की ब्लैक हॉक यूनिट बनाई है। यह क्यूआरटी दंगा, बवाल और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। कमांडो की भीड़ नियंत्रण और दंगा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी गई है और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है। जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज, रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार यूनिट का मकसद संवेदनशील इलाकों में तेजी से हालात काबू करना और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है। फिलहाल टीम ट्रायल मोड में रूट मार्च कर रही है। कानपुर कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की आकस्मिक स्थितियों को देखते हुए करीब 60 पुलिसकर्मियों की एक विशेष दस्ता तैयार किया गया है, जिसे कि ब्लैक हॉक नाम दिया गया है। ये दस्ता विशेष रूप से जो दंगा नियंत्रण उपकरण हैं उनकी ट्रेनिंग इनको दी गई है और उनसे सुसज्जित है ये, और इनको मुख्य रूप से ऐसी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर कि कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और जहां पर कि उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।